नमस्कार आप सभी को। आज मैं केंद्रीय विद्यालय बालाघाट की कक्षा 12वीं की छात्रा धानी को टांगले आप सभी के समक्ष हिंदी की पूरक पुस्तिका वृतांत भाग 2 का पाठ 3 अतीत में दबे पांव जो कि थानवी जी द्वारा लिखित है, उसके कुछ प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन, वास्तुकला, शिल्प कला, सड़क निर्माण आदि से क्या ज्ञात होता है? उत्तर, ये किसी समाज को व्याख्यायित करते हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन, वास्तुकला, शिल्प कला, सड़क निर्माण आदि से एक समाज का होना ज्ञात होता है। प्रश्न 2, 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो आज के महानगर की परिभाषा लांघता होगा। लेखक के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। लेखक ने ये कहा है कि 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो आज के महानगर की परिभाषा लांघता होगा। आखिर क्यों? उत्तर, यह धारणा है कि वह शहर अपने दौर में घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। यह भी माना जाता है कि वह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसकी आबादी कोई 85,000 मानी जाती है। इन्हीं कारणों से मोहनजोदड़ो को 5000 साल पहले आज के महानगर की परिभाषा को लांघता होगा। प्रश्न 3, सिंधु नदी के पानी के पसारे से बचने के लिए क्या किया गया था? उत्तर, कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया जाता था, जिससे कि सिंधु नदी के पानी के पसारे से बचा जा सके। प्रश्न 4, 1992 में राखालदास जी जब मोहनजोदड़ो आए थे, तब वे किस स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे? उत्तर, 1992 में राखालदास जी मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर स्थित बड़े बौद्ध स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। प्रश्न 5, दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार कैसे मिला था? उत्तर, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर बौद्ध स्तूप के गिर्द खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ, धीरे धीरे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की दहरी पर ले आई, जिसने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, आज के इराक के प्राचीन सभ्यताओं के समक्ष ला खड़ा किया और दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया था। प्रश्न 6, मोहनजोदड़ो को राजस्थान से मिलता जुलता इलाका क्यों कहा गया है? लेखक ने पाठ में कई बार मोहनजोदड़ो और राजस्थान को मिलता जुलता इलाका बताया है। उत्तर, उस इलाके में रेत के टीले नहीं थे, खेतों में हरियाली थी, किंतु बाकी सब वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज्यादा गर्मी। इसी कारण मोहनजोदड़ो और राजस्थान को मिलता जुलता इलाका बताया गया है। प्रश्न 7, राजस्थान और मोहनजोदड़ो की धूप में क्या भिन्नता बताई गई है? उत्तर, राजस्थान की धूप पारदर्शी थी, किंतु मोहनजोदड़ो की धूप चौंधियाती थी। प्रश्न 8, गढ़ किसे कहा गया है? उत्तर, स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। प्रश्न 9, मोहनजोदड़ो को नगर नियोजन की मिसाल क्यों माना जाता है? उत्तर, मोहनजोदड़ो के बड़े चबूतरे के नीचे प्राप्त हुई इमारतें खंडहर बन चुकी हैं, परंतु शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए काफी है। यहाँ सड़कें सीधी थी, कुछ सड़कें आधी भी थी, जिसे आज के वास्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं। शायद इसीलिए मोहनजोदड़ो को नगर नियोजन की मिसाल माना जाता है। प्रश्न 10, मोहनजोदड़ो में निम्न वर्ग के लोगों की बस्तियों के अंश क्यों प्राप्त नहीं हो पाए? उत्तर, कहा जाता है कि निम्न वर्ग के लोगों के नगर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल टिक सके, या फिर उनकी बस्तियां और दूर रही होंगी। यह भी एक कारण हो सकता है कि 100 साल में अब तक
इस इलाके के 1/3 हिस्से की ही खुदाई हो पाई है। अब वो भी बंद हो गई है। शायद इसलिए उस इलाके में निम्न वर्ग की बस्तियों के अंश नहीं प्राप्त हो पाए। प्रश्न 11। देवमार्ग गली का नाम किसने दिया? उत्तर, धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देवमार्ग डिविनिट स्ट्रीट दिया है। प्रश्न 12। मोहनजोदड़ो के महाकुंड की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर, लोगों की यह धारणा है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। गहराई 7 फुट। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुए के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पाठ में 8 स्नानाघर हैं। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिंध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। कुंड को बनाने में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। कुंड का पानी रिस ना सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के ताल में दीवार पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है। प्रश्न 13। कर के रूप में हासिल अनाज को कहाँ जमा किया जाता था? उत्तर, विशाल कोठार में। प्रश्न 14। सिंधु घाटी सभ्यता में किन किन धातुओं की बहुतायत थी? उत्तर, पत्थर और तांबे की। प्रश्न 15। इतिहासकारों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता में खेती से जुड़े 2 अलग अलग तर्क दिए हैं, वह क्या क्या है? उत्तर, क, पहले से यह माना जाता रहा है कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजते नहीं थे, बल्कि अन्न का आयात करते थे। ख, परंतु अब कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मूल रूप से खेती है और पशुपालक सभ्यता थी। यहाँ रबी की फसल होती थी। प्रश्न 16। पुरातत्व के जानकार के हिसाब से धार्मिक अनुष्ठानों के पास क्या सती हुई होती है? उत्तर, ज्ञानशाला। प्रश्न 17। अनुमानन 20 खंभों वाला हॉल क्या रहा होगा? उत्तर, राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र। प्रश्न 18। दुनिया के सूत के 2 सबसे पुराने नमूने कहाँ कहाँ मिले थे? उत्तर, पहला सूती कपड़े का नमूना सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था और दूसरा सूती कपड़ा जॉर्डन में मिला था 3000 ईसा पूर्व। प्रश्न 19। मोहनजोदड़ो और सूती कपड़े का इतिहास संक्षिप्त जानकारी दीजिए। उत्तर, मोहनजोदड़ो में सूत की कताई, बुनाई और रंगाई होती थी। रंगाई का एक छोटा सा कारखाना खुदाई में मिला था। चलती यानी कि लिनन और ऊन कहते हैं कि सुमेर से आयात होते थे और शायद सूत उनके निर्यात होता था, जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को हुआ करता था। प्रश्न 20। सिंधु घाटी और चंडीगढ़ में कौन सी समान शैली का उपयोग हुआ है? उत्तर, सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य सड़क के दोनों तरफ घर हैं, परंतु सड़क की ओर से सिर्फ घरों की पीठ दिखाई देती थी, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता था। उनके दरवाजे अंदर गली में खुलते थे। दिलचस्प संयोग यह है कि बिल्कुल यही शैली 50 साल पहले चंडीगढ़ में काबुल जेल में इस्तेमाल की थी। वहां पर भी घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था। प्रश्न 21। मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की खूबी क्या थी? उत्तर, मोहनजोदड़ो के पुरातत्व के अभियान की खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच खंगरी कर इस कदर शहर की गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया है कि एक एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है कि कल कोई यहाँ बसता था। प्रश्न 12। कुलधरा क्या है? उत्तर, यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। प्रश्न 23। बड़े घरों में निचली मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे,
यह किसका मानना है? उत्तर अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी पोसेल। प्रश्न 24। सिंधु घाटी सभ्यता में पानी पीने के पानी की व्यवस्था कैसी थी? उत्तर पीने के पानी की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सुलभ थी। शहर में जगह जगह पर कुएं बनाए गए थे जो कि पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। प्रश्न 25। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी कैसी थी? उत्तर यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था एकदम उत्कृष्ट थी। प्रत्येक घर में स्नानागार बने थे, जिसके घर से जितना भी गंदा पानी निकलता वह पानी छोटी नालियों के द्वारा बड़े नाले में चला जाता था तथा वहां की अधिकांश नालियां ढकी हुई थी। प्रश्न 26। लेखक को न चाहते हुए भी मोहनजोदड़ो की गलियों में राजस्थान की याद क्यों आ जाती थी? उत्तर लेखक को बार बार राजस्थान की याद केवल इसलिए नहीं आ रही थी कि राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है, पर कई ऐसी चीजें थी जो लेखक को यहाँ से वहां जोड़े जा रही थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो के हजारों साल पुराने खेत, ज्वार और बाजरे की खेती। वहां के घरों में टहलते हुए लेखक को राजस्थान के जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत सा गांव कुलधरा याद आ रहा, जो कि मोहनजोदड़ो की तरह ही खाली और सुनसान था, जहाँ की स्वाभिमानी प्रजा कई 150 साल पहले राज्य की तिरस्कार से गांव छोड़कर चली गई थी। प्रश्न 27। मोहनजोदड़ो का अजायब घर कैसा है? उत्तर अजायब घर खंडहरों से बाहर साबुत इमारत में था, किंतु वहां पर प्रदर्शित सामान खंडहरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देते। अजायब घर छोटा ही था, सामान भी ज्यादा नहीं था। अहम चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में। प्रश्न 28। सिंधु घाटी सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीके के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है? उत्तर मोहनजोदड़ो के अजायब घर में औजार तो मिले, किंतु हथियार नहीं। वहाँ अनुशासन जरूर था, पर ताकत के बर्तन नहीं। वे मानते हैं कोई सैन्य सत्ता यहाँ न रही हो, मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मोहर ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुए था। प्रश्न 19। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है, क्यों? उत्तर मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसलिए कि इसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके। उनकी अनबुझ लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छुपाए हुए हैं। प्रश्न 30। सिंधु सभ्यता राज पोषित या धन पोषित न होकर समाज पोषित थी, इससे क्या अभिप्राय है? उत्तर सिंधु सभ्यता में आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। वास्तुकला, नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृदबंध, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीकी सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। अंत में धन्यवाद।